So, good morning, dear students. I welcome all of your 12th class students, Sankalp as well as Prerna batch, and other all our viewers. ठीक है, आज जो है हम 12th का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सो बहुत सारे बच्चे आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. हमने अभी सेकंड लेक्चर जो है वो ख़त्म किया है. ठीक है, कौन सा? हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस संकल्प में ख़त्म किया है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट प्रेरणा में ख़त्म किया है. लेकिन जब मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डील विद द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. अब देखो कि थर्ड चैप्टर जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है. आई विल प्रीफर दैट कि हम उसे जो है ऑफलाइन में अच्छे से डील करें. तो उसलिए जो है मैंने ऑनलाइन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल से चैप्टर चूज़ किया है जो हम जो है बहुत ही कम लेक्चर्स में इसे डील कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. और देखो बेटा, हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आप अगर देखो तो हर एक चीज़ आपकी है ना माइक्रोब्स से सराउंडेड है. इसलिए पहला लाइन में हम क्या लिखते हैं? माइक्रोब्स जो होता है इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. इसका मीनिंग क्या है? माइक्रोब्स जो है वो हवा के अंदर होता है, एयर के अंदर, ये पानी के अंदर होता है. ठीक है, साथ ही साथ माइक्रोब्स जो है ये सॉइल के अंदर होता है. हवा, वाटर, सॉइल, क्या बच गया है? एनिमल्स के अंदर रहता है ना. एनिमल्स के आउटसाइड भी रहता है, बाहर भी रहता है. एनिमल के अंदर भी रहता है, इनसाइड भी रहता है. साथ ही साथ प्लांट्स में भी रहता है ना. तो देखा जाए तो माइक्रोब्स जो है हर जगह पे पाए जाते हैं. इसलिए वी से माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है. माइक्रोब्स आर फाउंड एट द साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. मतलब माइक्रोब्स ऐसे ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे नो अदर लाइफ, मतलब और कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. माइक्रोब्स जो है कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट. जैसे देखो बेटा, एक एग्जाम्पल, जैसे माइक्रोब्स कैन बी फाउंड इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स. अब ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होता है? कई कई जगह पे धरती के नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है. वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको पता ही है, जहाँ से वॉल्केनो से मैग्मा निकलता है. अब मैग्मा जहाँ से निकलता है वो पानी को गर्म कर देता है. तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो जगह होते हैं जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वाटर जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे पहुँच जाती है. और ऐसे वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं. ठीक है, तो ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आपका जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपको दिखाई दे सकते हैं. साथ ही साथ आप अगर देखो डीप इनसाइड द सॉइल, है ना, डीप इनसाइड द सॉइल, तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है? अगर बहुत ही नीचे जाओगे सॉइल के, वहाँ पे कंडीशन कैसा रहेगा? एनएरोबिक रहेगा. एनएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन लेस, है ना, ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट रहेगा. ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में क्या हम जी सकते हैं? नहीं. लेकिन माइक्रोब्स जो है ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में जी सकते हैं. उसके बाद तीसरा देखो, माइक्रोब्स जो है दे कैन बी फाउंड इन सेवरल लेयर्स, है ना. लेयर जैसे मीटर में, बिलो द आइस, है ना. तो आइस में आप अगर देखो तो इसके भी सेवरल मीटर्स डीप माइक्रोब पाया जा सकता है. जैसे आप देखो तो आर्कटिक पोल जो है, राइट, आर्कटिक पोल में बहुत सारा बर्फ रहता है. बर्फ के नीचे हुए दबे भी माइक्रोब्स रह सकते हैं, वहाँ पे हम नहीं रह सकते. ठीक है, तो ये सभी कुछ कंडीशन है जहाँ पे आपका माइक्रोब जो है रह सकता है. और ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे अदर माइक्रोब्स नहीं रह सकते हैं.
साथ ही साथ अगर आप देखोगे माइक्रोब्स में भी हार्मफुल इन सेवरल, लेकिन सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू ह्यूमन इन डाइवर्स वे, इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखो माइक्रोब्स जो होते हैं डाइवर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर डाइवर्स। अब इसका मतलब क्या है? माइक्रोब्स डाइवर्स का मतलब क्या है? माइक्रोब्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोअन्स, है ना, प्रोटोजोअन्स होते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया होता है बेटा, बैक्टीरिया होता है। अब माइक्रोब्स क्या होना चाहिए? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें निकट आय से ना दिख पाए, तो माइक्रोब्स, इसलिए उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। तो इन्हें ही तो क्या कहा जाता है? इन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। तो प्रोटोजोन माइक्रोब है, देयर कुड बी व्हाट? वायरस। वायरस आप जानते ही होंगे क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, वायरस। उसके बाद वायरॉइड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें प्रियॉन्स कहा जाता है ना। मतलब यहाँ पे बस खाली एक प्रोटीन जो होता है ये इन्फेक्शन एजेंट का काम करता है, तो इन्हें प्रियॉन्स कहा जाता है। तो वायरॉइड्स, आप बोलोगे कि वायरस तो लिविंग नहीं है। यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज आप अगर देखो तो वायरस जो होता है, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, दिस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग माइक्रोब्स। वहीं पे आपके पास ऊपर जो है वो दे आर लिविंग माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स में आप कंफ्यूज मत होइए कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा लिविंग होते हैं। कुछ माइक्रोब्स जिंदा हो सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में 11th में, वायरस, वायरॉइड्स एज वेल एज प्रियॉन्स जो होते हैं वो लिविंग नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनमें जो उनको लिविंग के कैटेगरी में रखने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। इज इज क्लियर? तो ये सभी बेटा जो है ये माइक्रोब्स होते हैं। अगला लाइन उसे समझते हैं। माइक्रोब्स जो होता है मे बी हार्मफुल। करेक्ट है कि नहीं? यस इट इज करेक्ट। देखो माइक्रोब्स जो होते हैं ये हार्मफुल हो सकते हैं, है कि नहीं? हार्मफुल कैसे होते हैं? आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिसीज कॉज किया जाता है ना। हार्मफुल होते हैं क्योंकि प्लांट जो होता है उसके अंदर माइक्रोब्स क्या करता है? डिसीज कर सकता है। इसकी वजह से हमें भी नुकसान पहुंचता है। जैसे प्लांट के अंदर अगर डिसीज कॉज किया तो हमारा जो फसल होता है जिसे हम क्रॉप कहते हैं उसका लॉस होता है ना। फार्मर्स जब क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें अगर फंगस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ जाता है तो क्रॉप का लॉस हो जाता है, आप समझे ही होंगे। तो ये ह्यूमन के लिए एक क्या है? नुकसान होता है। साथ ही साथ एनिमल के अंदर भी डिसीज कॉज करता है। एनिमल के अंदर भी ये क्या करेगा? डिसीज कॉज करेगा। जैसे आपने सुना होगा अलग अलग डिसीज, कोलेरा सुना होगा, है ना, उसके बाद टाइफॉइड सुना होगा, रिंगवर्म सुना होगा, है ना, रिंगवर्म सुना होगा। उसके बाद और क्या सुना है आपने? जैसे कॉमन कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड जो आपकी सर्दी होती है। ये सभी जो डिसीज है वो कौन कॉज करता है? माइक्रोब्स कॉज करता है। ठीक है। अब माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं लेकिन सेवरल माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं। क्या होते हैं? सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल। अब आप पूछोगे कि सर माइक्रोब्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? तो मेरा जवाब ये होगा कि कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते हैं। माइक्रोब्स आप अगर देखो तो हर जगह पे आपके इर्द गिर्द और आपके अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोब्स की वजह से ही जो है आपका लाइफ आज जो है आप वो मुमकिन हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स आपके बॉडी में रहते हैं और आपको जो है सरवाइव करने या लाइफ को चलाने में मदद करते हैं।
बहुत सारे माइक्रोब्स विटामिन को आपके बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसे हम गट बायोम कहते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं। जैसे माइक्रोब्स को जो है हम जब पढ़ेंगे तो एक तो हाउस होल्ड में, मतलब घर में, होम के अंदर माइक्रोब्स का कैसा यूज़ होगा वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही साथ दूसरा हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल है ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कैसे यूज होते हैं माइक्रोब्स, उसे हम देखेंगे। इसके अंदर एक हम देखेंगे बेवरेजेस आपने सुना होगा कि बेवरेजेस क्या होता है। जैसे अलग अलग प्रकार के बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। जैसे चाय होगा, कॉफ़ी होगा, ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है। लेकिन अल्कोहलिक बेवरेज जैसे बियर होता है, राइट, बियर, उसके बाद रम, ये सभी। तो एक तो बेवरेजेस हम देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे एंटीबायोटिक। क्या देखेंगे? एंटीबायोटिक, है ना। तो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन कैसे होता है बेवरेजेस का एज वेल एज एंटीबायोटिक का, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा जो है इसका यूज होता है प्रोडक्ट्स, है ना। तीसरा इस्तेमाल जो माइक्रोब्स का होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में जिन्हें इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रोब्स होंगे। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हम पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, उसके बाद एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स। ये सभी हम पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब जो है अलग अलग प्रोडक्ट जैसे ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स बनाने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ हम जो है पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। अब सीवेज हर एक डेवलपिंग देश का या डेवलप देश का बहुत बड़ी दिक्कत है कि डेवलप होने के दौरान बहुत सारा कूड़ा कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब बायोडिग्रेडेबल कचरा जो होता है, जो म्युनिसिपल वाटर होता है, उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट होता है। सबसे बड़ा वेस्ट का दिक्कत जो है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका जो एक्सक्रीटा होता है ना, उसका जो वेस्ट होता है, मल होता है, वो सबसे बड़ा दिक्कत हो गया है। और ऐसा जो मल है, ये अगर डायरेक्ट नदी में या समुद्र में हम रिलीज करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक फिश, मरीन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ह्यूमन के लिए खुद दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे में माइक्रोब्स का हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब को इस्तेमाल करके हम जो वेस्ट होता है ह्यूमन का, जिसे हम एक्सक्रीटा कहते हैं, जो कि म्युनिसिपल वाटर में पाया जाता है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और उससे आप नहीं मानोगे कि उससे हम पानी को रिसाइकल करके पीने लायक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आएंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे थोड़ी देर में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, माइक्रोब्स जैसे मैंने कहा था अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक रॉड बैक्टीरिया है, ओके। ये कौन सा बैक्टीरिया है? एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस रॉड शेप बैक्टीरिया को 1500x जूम किया गया है। कितना? नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा, मतलब नंगी आंखों से डायरेक्ट आप अगर देखोगे तो आपको बैक्टीरिया तो नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, कितना? 1500 गुना इसको क्या करेंगे, हम जूम करेंगे, ठीक है। तब आपको जो है ये बैक्टीरिया जो है बेटा वो देखने को मिलेगा, ठीक है।
वहीं पे आप अगर देखो तो ये नीचे जो है एक गोल जैसा दिख रहा है, ये इसे कोकस कहा जाता है ना। दिस इज कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब कोकाई बैक्टीरिया जो है ये भी 1500x जूम होता है, ठीक। ओके, तो बैक्टीरिया जो है यहाँ पे रॉड शेप का है और यहाँ पे जो है कोकाई का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर देखो तो ये भी एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर आप देख रहे हो कि ये फ्लैजिला है। अब बैक्टीरिया क्योंकि फ्लैजिला है, आपको पता होगा कि ये बैक्टीरिया कैसा है, ये मोटाइल बैक्टीरिया है। कैसा है? मोटाइल, मतलब ये बैक्टीरिया जो है फ्लैजिला को इस्तेमाल करके ये क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, तो इसे हम मोटाइल कहेंगे, ठीक है। तो मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये भी रॉड शेप का है। कैसा है? रॉड शेप का है, ठीक है। और आप अगर देखो इन बैक्टीरिया के मुकाबले ये बैक्टीरिया बहुत ही बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब इस बैक्टीरिया का जो जूम है या इस बैक्टीरिया को कितने गुना बढ़ा के हम देख रहे हैं, तो देखो कि इसको 50,000 गुना, कितना? 50,000 गुना जूम किया गया है। कितना? 50,000 टाइम्स जूम किया गया है। नेक्स्ट आप देखो तो यहाँ पे जो एक डायग्राम है, ये किसका है बेटा? ये वायरस का डायग्राम है। अब ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन करता है। कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया। अब ये इन्फेक्शन जो कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को, है ना, हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है? बैक्टीरिया पे जो वायरस इन्फेक्शन करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अब ये बैक्टीरियोफेज अब देखोगे तो इसका झूम बेटा कितना है? इसे 1 लाख से लेके 1.5 लाख टाइम्स क्या है? झूम है, ठीक है। तो किसी किसी बच्चे को ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए देखो ये मोटाइल होता है, ठीक है। मोटाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है बैक्टीरिया, तो फ्लैजिला जो है उनको मोटाइल बनने में हेल्प करते हैं। इज इज क्लियर? तो बैक्टीरिया फेज कौन होता है? ये एक वायरस होता है, वायरस जो कि क्या करता है? कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। यहाँ पे इसका जूम जो है 1 लाख से 1.5 लाख टाइम्स जो है बेटा जूम है। नेक्स्ट देखो, ये जो वायरस है, इस वायरस को एडिनो वायरस कहा जाता है। एडिनो वायरस, एडिनो वायरस जो होता है ये आपके लाइफ में डेली लाइफ का पार्ट है। एडिनो वायरस जो होता है इट कॉजेस कॉमन कोल्ड। ये क्या कॉज करता है? कॉमन कोल्ड। जो आप में डेली सर्दी होती है, ये सर्दी किसके कारण होती है? इस एडिनो वायरस के कारण ही होती है। तो कुल मिला के हमने जो भी तस्वीरें देखी उसमें अंदर आप देखो तो कुछ ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं कैसे होते हैं? दे आर नॉन लिविंग। जैसे यहाँ पे बैक्टीरियोफेज है, उसके बाद एडिनो वायरस। नेक्स्ट देखो बेटा, इन दोनों चीजों में, इन दोनों स्लाइड्स में आप एक चीज कॉमन देख सकते हो। यहाँ पे दो हमारे पास क्या है? डिशेस है ना। ग्लास के क्या है? बर्तन जैसे है, जिन्हें हम डिशेस कहते हैं, ठीक है। ग्लास की ये दोनों क्या है बेटा? ये बर्तन जैसे है, ठीक है, ये दोनों, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर डिशेस। अब डिशेस के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ना। न्यूट्रिएंट
मीडियम होता है। अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? न्यूट्रिएंट मीडियम इस्तेमाल करके हम वी कैन ग्रो माइक्रोब्स, है ना, वी कैन ग्रो माइक्रोब्स, मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम को इस्तेमाल करके हम माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं। अब क्यों ग्रो करना है माइक्रोब्स को? ताकि सो दैट वी कैन स्टडी माइक्रोब्स, है ना। तो जैसे मुझे फंगस को ग्रो करना है तो फंगस के लिए स्पेशल मीडियम इस्तेमाल करूंगा जहां पे फंगस ही ग्रो होगा। जैसे मुझे बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो बैक्टीरिया के लिए स्पेशल मैं मीडियम बनाऊंगा न्यूट्रिएंट का जिस पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जैसे लेफ्ट साइड में आप अगर देखो तो ये जो बेटा दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया का कॉलोनी है। अब आपको मैं समझाता हूं कि कॉलोनी क्या होता है। जैसे आप अगर देखो एक बैक्टीरिया है आपके पास, एक बैक्टीरिया जो होता है बेटा आपको आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन यही बैक्टीरिया बहुत संख्या में एक जगह पे क्या कर देता है, बहुत संख्या में एक जगह पे ऐसे ग्रो करेगा। जब ये ग्रो करेगा तो ये बहुत बड़ा एक धब्बा जैसे बनाता है। इस धब्बे को हम क्या कहते हैं? इस धब्बे को कॉलोनी कहते हैं। और कॉलोनी जो होता है वो हमें क्या रहेगा? विजिबल रहेगा। तो आपको जो ये यहाँ पे दिख रहा है ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है ना। तो बैक्टीरिया के कॉलोनी के अंदर आपको क्या दिखेगा? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। इज दिस क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो है यहां पे देखो, ये अपना जो है ऑलरेडी लिखा गया है कौन सा कॉलोनी है, फंगल कॉलोनी है। तो दोनों केसेस में आप देखो तो न्यूट्रिएंट मीडियम पे फंगस को ग्रो किया गया है एक केस में, और दूसरे केस में बैक्टीरिया को ग्रो किया गया है। अब इसका रीजन क्या है? ताकि हम इस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सके, और इसी फील्ड को हम बेटा माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में आप अगर देखो तो यहां पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। अब तस्वीर किसकी नजर आ रही है? ये जो है ये TMV है। ओके, ये कौन सा वायरस है? इट इज TMV। TMV इज नथिंग बट इट इज टोबैको मोसेक। कौन सा वायरस है? इट इज टोबैको मोसेक वायरस। टोबैको मोसेक वायरस जो है बेटा याद रखना, इट इज प्लांट वायरस। कौन सा वायरस है? प्लांट वायरस। प्लांट वायरस का मतलब क्या है? कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट। ठीक है, ये वायरस क्या करेगा? प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करेगा। कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट। ठीक है, ये प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके अंदर भी आप अगर देखो इट इज 1 लाख to 1.5 लाख एक्स zoomed है। अब ये वायरस कैसे दिख रहा है? एक रॉड शेप का वायरस है ना। ये वायरस जो है आपको दिख रहा है, इट इज व्हाट टाइप ऑफ वायरस? इट इज रॉड शेप वायरस, है ना। ये कैसा वायरस है? रॉड शेप्ड वायरस। आपने लोहे का रॉड देखा होगा, उस तरह ये रॉड शेप का वायरस होता है। इज दिस क्लियर? तो अलग अलग ये सभी बेटा जो है डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में दिखाए गए हैं, और इन डायग्राम्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें जो है हर एक चीज़ जो होते हैं, भले वो हमें इंपॉर्टेंट लगे या नहीं लगे, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर अगर है तो हमें उसे बारीकी से देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने डायग्राम्स को एक बार अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इफ़ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था कि हम अलग अलग तरीके देखेंगे जिससे हमें माइक्रोब्स जो है हेल्प करते हैं डेली लाइफ में, यूजफुलनेस होती है माइक्रोब्स की। एक तो हाउस होल्ड मैंने बताया था, एक जो होता है इंडस्ट्रीज में, तीसरा होता है प्रोडक्ट्स जैसे एंजाइम्स एज वेल एज एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद चौथा हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे ये हेल्प करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, है ना। हाउस होल्ड का मतलब क्या है? आपके घर के अंदर माइक्रोब्स का रोल क्या रहेगा?
अब बच्चों देखो कि जाने अनजाने में आप जो हर रोज खाते हो, है ना, या पीते हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं माइक्रोब्स का रोल ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि हमने उसे अच्छे से ध्यान नहीं दिया, हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन आज जो है हम बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे कि ये माइक्रोब्स जो होते हैं घर के अंदर रह के कैसे हमें जो है मदद पहुंचाते हैं। लेट अस बिगिन। सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले देखेंगे हम कर्ड। बेटा कर्ड जो है सभी बच्चों ने खाया होगा, राइट। कर्ड जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम खाते हैं, ठीक है, और ये बहुत पौष्टिक भी होता है। क्यों पौष्टिक होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखो कर्ड जो होता है ना, कर्ड जो होता है इसको बनाने के लिए एक माइक्रोब का इस्तेमाल होता है, इसे एलएबी कहा जाता है। अब ये एलएबी क्या होता है उसे देखते हैं। होता यह है कि जैसे मेरे पास, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक बीकर है ना, मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो बेटा है मिल्क है ना। इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर मिल्क है, ठीक है, इस बीकर के अंदर मिल्क है। अब नेक्स्ट इसमें होता यह है कि मिल्क के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोब्स। और इस माइक्रोब्स का नाम क्या है, माइक्रोब्स का नाम क्या है, याद रखना, या तो ये लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस एंड अदर सिमिलर माइक्रोब्स, ठीक है, जैसे लैक्टोकोकस हो सकता है, लैक्टोकोकस। अब ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये मिल्क के अंदर आते हैं और मिल्क के अंदर, ठीक है, मिल्क जो होता है इसके अंदर क्या रहता है, मिल्क प्रोटीन रहता है, मिल्क प्रोटीन रहता है। इस मिल्क प्रोटीन को हम केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं, केसीन कहते हैं। होता यह है कि मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको जो ये माइक्रोब्स होते हैं, है ना, कौन से माइक्रोब्स, एलएबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएबी का फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, याद रखना, ये क्या करेंगे, ये रिलीज करते हैं एंजाइम्स, साथ ही साथ एसिड्स। कौन सा एसिड बेटा, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये रिलीज करेगा लैक्टिक एसिड, इट विल रिलीज लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या करेगा, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, साथ ही साथ इसे कोएगुलेट करेगा। आपने देखा होगा कि मिल्क जब रखा रहता है बाहर तो कुछ देर के बाद मिल्क फट जाता है। मिल्क के फटने को ही हम बेटा क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। तो ये नेचुरली होता है किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसलिए आप अगर देखो मिल्क खराब होता है तो ये कर्ड में बदल जाता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नेचुरली पाए जाते हैं हवा में। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं और एसिड इसकी वजह से मिल्क के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, साथ ही साथ उसको मिल्क को क्या कर देते हैं, उसको कोएगुलेट कर देते हैं। और मिल्क के प्रोटीन के कोएगुलेशन की वजह से मिल्क जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कर्ड क्या होता है उसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि कर्ड आपने ऑलरेडी घर पे खाया होगा। तो मिल्क जो होता है एक जगह पे जमा नहीं होता है, लेकिन कर्ड आप देखो तो इस प्रकार से एक जगह पे क्या होता है, जमा होता है। तो ये जो कर्ड है ये बहुत बेनिफिशियल है। अब क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि मिल्क में आप अगर देखो ज़्यादातर प्रोटीन ही रहता है ना, ज़्यादातर प्रोटीन ही रहता है। लेकिन याद रखना कर्ड के अंदर प्रोटीन तो रहता ही है
है ना। कर्ड के अंदर प्रोटीन्स तो होंगे ही, साथ ही साथ जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेटा जो है ग्रो करता है तो कर्ड के अंदर विटामिन B12 भी बनाता है। क्या बनाएगा? विटामिन B12, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कर्ड ओवर द मिल्क, मतलब कर्ड कैसे मिल्क के मुकाबले बेहतर है, ये इसलिए बेहतर है क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कर्ड के अंदर एक इंपॉर्टेंट विटामिन बनाते हैं जो मिल्क के अंदर जनरली पाया नहीं जाता है, और इस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B12। इज दिस क्लियर? तो साथ ही साथ आप अगर देखो तो जब हम कर्ड खाते हैं तो कर्ड के साथ साथ ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है बेटा हमारे पेट में जाता है। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का रोल क्या होता है? जैसे हमने बाहर से अनाप शनाप खाना खा लिया तो इसकी वजह से कभी कभी पेट में गड़बड़ी आ जाती है। अब जब गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर जो होता है हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के टैबलेट्स देता है ना। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के टैबलेट अगर नहीं खानी है तो आप कर्ड भी खा सकते हो, क्योंकि कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? इट चेक्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। LAB जो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चेक्स द हार्मफुल बैक्टीरिया इनसाइड आवर गट। अब चेक का मतलब क्या होता है? कीप इन कंट्रोल। चेक का मतलब क्या होता है बेटा? कीप इन कंट्रोल, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो होने नहीं देगा, इसलिए पेट के अंदर वो फिर से क्या करेगा? नॉर्मल जैसा पेट था वैसे पेट में सुधार लाएगा, ठीक है। इसी वजह से आप जो है जो भी परेशानी है पेट के अंदर उससे आपको क्या मिलेगा? राहत मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझाता हूं। अब यहां पे देखो, अगर इस कर्ड को मैंने लिया है ना, इस कर्ड को लिया, अब जैसे मैंने एक चम्मच में कर्ड को बेटा जो है वो ले लिया, ठीक है, चम्मच में मैंने कर्ड को ले लिया। अब चम्मच में जब कर्ड को लूंगा मैं, है ना, तो इस कर्ड के अंदर याद रखना मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। कौन से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहेंगे। अब इस कर्ड को मैं फिर से अगर इसके अंदर डालूं, फिर से अंदर जो बेटा मिल्क के अंदर डालता हूं, है ना, फिर से अगर इस कर्ड को मैं किसके अंदर डालूं? मिल्क के अंदर डालूं इस कर्ड को, तो मैं फिर से क्या कर सकता हूं? फिर से मैं कर्ड बना सकता हूं। इसका मतलब कर्ड जो है उसे हम फिर से मिल्क के अंदर डाल के नया कर्ड बना सकते हैं। और जो हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे, मतलब जो स्टार्टर कल्चर होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो हम डाल रहे हैं उसे इनोकुलम कहा जाता है। इनोकुलम इज नथिंग बट इट इज स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कल्चर मतलब इस कर्ड के अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे, वो मिल्क में डालने की वजह से कर्ड के प्रोसेस को बनने के लिए शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये डाला जाएगा अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टार्टर कल्चर कहेंगे। और स्टार्टर कल्चर जो होता है, स्टार्टर कल्चर जो होता है, स्टार्टर कल्चर जो होता है ना, जो हम मिल्क में डाल सकते हैं, जैसे एक स्पून, राइट, जैसे स्पूनफुल हम अगर डालेंगे तो इसे बेटा हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इनोक्यूलम। क्या कहेंगे? इसे इनोक्यूलम कहा जाता है, याद रखना। तो इफ आई यूज ए स्पूनफुल एंड ऐड इट इनसाइड द मिल्क, आई कैन गेट ए कर्ड, है ना। अब ये अगर आपको मिलेगा, इसका मतलब
ये कर्ड जो है जो मैंने डाला था मिल्क के अंदर, ये क्या है? इनोकुलम है, मतलब ये स्टार्टर कल्चर है जिसको मैंने मिल्क में डाला ताकि मिल्क किस में कन्वर्ट हो? कर्ड के अंदर। आई होप आपको इनोकुलम क्या है ये समझ में आया है, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कर्ड। अब कर्ड में देखो हमारे पास एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है और ये एक लैक्टिक बैक्टीरिया बेटा क्या है? एक माइक्रोब होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है डो मेकिंग। डो का मतलब क्या होता है बेटा? आटा, है ना। अब आटा, आप अगर सोचोगे आटे के अंदर भी क्या माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, तो जी हाँ, आटे के अंदर भी आप अगर देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है आटा। जब आटे को बनाते हैं उसके अंदर भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। जैसे देखो डोसा और इडली जो होता है, याद रखना डोसा और इडली जो होता है ये दोनों जो है फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है, फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है ना। इसका मतलब इनका आटा बनाने के लिए भी आपको जो है किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। घर के अंदर अगर आपके कभी डोसा और इडली बना होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी माँ जो है वो ब्लैक ग्राम, है ना, काले चने, ब्लैक ग्राम, इसके साथ साथ राइस लेती होंगी, है ना। ब्लैक ग्राम और राइस दोनों को लेती है और ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब रात भर इसे क्या करती है? भिगा के रखती है। अब ओवरनाइट जब सोक करेंगी तो राइस और ब्लैक ग्राम जो है इसके अंदर नेचुरली माइक्रोब्स पाए जाते हैं। कौन से? नेचुरली माइक्रोब्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये हो सकता है या तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो है बेटा एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और उसके साथ साथ ल्यूकोनोस्टॉक भी एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। ल्यूकोनोस्टॉक भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। अब ये दोनों माइक्रोब्स जो है ये जनरली ब्लैक ग्राम और राइस के अंदर होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, मतलब अलग से हमको ऐड नहीं करना पड़ता है। जब हम ओवरनाइट मतलब 12 घंटा इसे क्या करते हैं? इसे सोक करते हैं, तो होता यह है कि नेचुरली माइक्रोब जो होते हैं जब पानी में घुल जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ब्लैक ग्राम और राइस को क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं। ब्लैक ग्राम और राइस को क्या करेंगे? फर्मेंट करेंगे। ये दोनों बैक्टीरिया जो है ये एक एसिड बनाएंगे जो अभी हमने पढ़ा, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड। इसलिए आपने डोसा या इडली जब खाया होगा तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ा खट्टा रहता है, राइट? डोसा या इडली। अब क्यों खट्टा रहता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और ये किसकी बदौलत? कुछ माइक्रोब जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टॉक उसके अंदर पाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो ब्लैक ग्राम और राइस का ओवरनाइट सोक करके इसे क्या किया जाता है? इसे ब्लेंड किया जाता है। और ब्लेंड मतलब इसे मिक्सी में घुमाया जाता है तो हमें क्या मिलता है बेटा? हमें डो मिलता है, राइट? अब इस डो के अंदर आप देखो तो डो के अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे? माइक्रोब्स रहते हैं। इसलिए डॉक्टर भी आप अगर देखो रेकमेंड करता है कि आप जो है इडली डोसा डेली खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या रहेगा? यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एज वेल एज ल्यूकोनोस्टॉक। और ये भी जो है पेट के अंदर बहुत अच्छे से जो है आपको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इज दिस क्लियर? तो डोसा और इडली में भी देखो एक माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, मतलब इसके अंदर भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ आप अगर देखो तो डो ऑफ ब्रेड, अब आपने अभी अभी सुना होगा कि इडली और डोसा का डो है, तो आप पूछोगे कि सर हमने ऑलरेडी इडली और डोसा का डो पढ़ लिया है, अब मुझे ब्रेड का डो पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए बेटा क्योंकि ब्रेड का डो देखोगे इसके अंदर माइक्रोब अलग होता है, माइक्रोब अलग होता है। यहां पे अगर माइक्रोब आप देखोगे तो इसके अंदर आपने सुना होगा इसके अंदर क्या पाया जाता है? ईस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईस्ट। ईस्ट आपने सुना ही होगा। अब ये ईस्ट होता क्या है?
ईस्ट को साइंटिफिकली आप अगर देखो तो इसे सैकरोमाइसिस सेरिविसिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैकरोमाइसिस सेरिविसिए होता है। अब ये ईस्ट कैसे हमें हेल्पफुल होता है, लेट अस सी। जैसे मान लो कि आपने एक आटा लिया है ना, आटा लिया है और आटे को जो है आपने गूंद लिया है। आप देखोगे इसके अंदर, जब आप आटे के अंदर बेटा क्या डालोगे? ईस्ट डालोगे, तो कुछ देर के बाद आपका जो आटा होता है कई गुना क्या हो जाता है? ऐसे पफ हो जाता है ना। पफ हो जाना मतलब ये आटा फूल जाता है ना। पफ्ड अप हो जाता है मतलब ये आटा फूल जाता है। अब ये आटा क्यों फूलता है? क्योंकि आटे के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, यहां से क्या निकल रही है? CO2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? CO2। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये CO2 आटे के अंदर से क्यों निकल रहा है। और क्योंकि CO2 निकल रहा है, ये बहुत सारे आटे के अंदर क्या बना रहा है? होल्स बना रहा है, मतलब आटे को अंदर से खोखला बना रहा है। इसलिए आटा जो है बेटा क्या कर रहा है? ऊपर उठ रहा है। इसलिए जब हमने स्टार्टिंग में आटा लिया था बहुत ही कम था, छोटा लग रहा था, लेकिन बाद में जाके ये फूल जाता है या पफ्ड अप हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि CO2 जब निकल रहा है, बहुत सारा आटे के अंदर क्या बना रहा है? कैविटीज बना रहा है, जिसकी वजह से आटा का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ये आशा करता हूं कि इसका आंसर आप बताओगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि जब ये प्रोसेस हो रहा है तब आटा जो होता है, ठीक है, डो जो होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है ना। फर्मेंटेशन हो रहा है। अब फर्मेंटेशन के अंदर आप अगर देखो तो बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है बेटा, है ना, ग्लूकोज को ईस्ट क्या कर रहा है? आटे के अंदर जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज जो है उसको ईस्ट जो है ये तोड़ रहा है। और किसमें? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? इथेनॉल, राइट। इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट करता है ना। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इथेनॉल और CO2। इथेनॉल तो हवा में उड़ जाता है क्योंकि वो अल्कोहल है, राइट, वो तो इवापोरेट हो जाता है। साथ ही साथ CO2 भी जो है वो क्या करेगा? निकलेगा। जब ये निकलेगा ये बहुत सारा कैविटीज बनाएगा, जिसकी वजह से आटा क्या करता है? फूलता है। तो आप अगर देखो इडली और डोसा का आटा बैक्टीरिया की वजह से बनता है, जबकि ब्रेड का आटा जो होता है, याद रखना, ब्रेड के आटे को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ईस्ट क्या होता है? एक फंजाई होता है। तो ब्रेड के आटे के लिए फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इडली और डोसा के आटे के लिए किसका? एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। आई होप ये डो मेकिंग आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टोड़ी। टोड़ी जो है बेटा आपको जैसे बिहार में या इस रीजन में आपको कम ही देखने को मिलेगा। क्यों नहीं कम देखने को मिलेगा? क्योंकि टोड़ी जो होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ट्री। अब ये जो ट्री दिख रहे हो आप, इस ट्री को कैरियोटा यूरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोटा यूरेंस कहा जाता है ना। अब ये जो ट्री जो है एक पाम ट्री है। कौन सी ट्री है? इट इज पाम ट्री, है ना। तो बचपन में भी आपके, हमारे तो छोटे स्टैंडर्ड में एक लेसन था टॉडी टेपर, आपके शायद होगा। टॉडी टेपर क्या होता है? ये पेड़ पे चढ़ता है, एक मटका होता है, ऐसे इस मटके को लगाता है और जो प्लांट के अंदर जो सैप होता है वो धीरे धीरे इस मटके में गिर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? पाम का सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम का सैप। मतलब पाम का सैप का मतलब एक जूस होता है, राइट।
पाम का एक सैप का मतलब एक जूस जैसे निकलता है। इस पाम के सैप को हम इमीडिएटली ड्रिंक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इमीडिएटली क्या करना चाहिए? ड्रिंक करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर इसे इमीडिएटली ड्रिंक क्यों करना चाहिए? जैसे एक टॉडी टेपर चढ़ा, टॉडी टेपर मतलब जो पाम को निकलता है, ये मटका लगाएगा, है ना। ये मट्टी का मटका रहता है जनरली, है ना। क्ले का रहता है, क्ले मतलब मटकी का रहता है। इसमें जूस कलेक्ट किया जाता है। जूस कलेक्ट करने के बाद इसे पिया जाता है इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि पाम सैप इफ लेफ्ट फॉर सम टाइम, है ना, अगर पाम का सैप कुछ देर के लिए रखा जाता है तो याद रखना इस पाम के सैप के अंदर, पाम का सैप जो होता है इसके अंदर ईस्ट पाया जाता है नेचुरली, है ना। ईस्ट इसमें कैसे रहेगा? नेचुरली होगा। अब ईस्ट अगर पाम सैप के अंदर रहेगा, और पाम सैप में याद रखना कि शुगर होते हैं, तो ईस्ट क्या करेगा? इफ लेफ्ट फॉर सम टाइम, पाम सैप के अंदर क्या तैयार करेगा? अल्कोहल। ठीक है। और अल्कोहल अगर तैयार करेगा तो ये जो है पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे इमीडिएटली कंज्यूम किया तो ही आपको जो है अल्कोहल का असर नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के बाद अगर पियोगे तो आपको अल्कोहल का असर होगा। किसके अंदर? इसके पाम सैप के अंदर। और इसे ही हम क्या कहते हैं? टॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉडी। सो टॉडी अगर आप देखो तो इट इज व्हाट? इट इज ए पाम सैप, है ना। पाम सैप डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? पाम ट्री। अब ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको? ये देखा जाता है कि ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है ऑफ कहाँ पे? साउथ इंडिया। जैसे आप केरला जाओगे, कर्नाटका जाओगे और कुछ तमिलनाडु जाओगे, वहाँ पे आपको ये बड़े बड़े ट्रीज, कैरियोटा यूरन्स, पाम ट्री दिखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आपको टॉडी भी एंजॉय करने को मिलेगा। टॉडी बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ए पाम सैप। पाम सैप का मतलब पाम का जूस होता है जिसको पिया जाता है। इसको जल्दी पीना चाहिए, लेट पिया जाए तो उसके अंदर अल्कोहल बन सकता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्कोहल क्यों बनता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, याद रखना, टॉडी के अंदर भी यीस्ट पाया जाता है, और यीस्ट क्या है? एक माइक्रोब है। तो याद रखना टॉडी जो है एक ऐसा ड्रिंक है जो इसके अंदर भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड जैसे फिश जो होता है उसको फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन फर्मेंट किया जाता है, बैम्बू शूट फर्मेंट किए जाते हैं। अब ये आपको आसामीज या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। सोयाबीन आप अगर देखो, चाइना जैसे सोयाबीन फिश फर्मेंटेशन चाइनीज़ कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जनरली सोयाबीन और बैम्बू शूट्स डाइजेस्ट करने के लिए बहुत आसान नहीं होते हैं, तो जब इसे फर्मेंट किया जाएगा तो इसको डाइजेशन करने के लिए बहुत आसान होता है। साथ ही साथ जब फर्मेंटेशन किया जाता है बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे जो एसेंशियल एसिड्स जो है उसके अंदर बनते हैं, जो भी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ ही साथ फर्मेंटेशन करने की वजह से फिश, सोयाबीन और इसका लाइफ शेल्फ लाइफ बढ़ता है, मतलब इनको बहुत देर तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, है ना। तो फर्मेंटेशन हेल्प इन प्रिजर्वेशन। फर्मेंटेशन किस में हेल्प करता है? फर्मेंटेशन हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, है ना। तो फर्मेंटेशन जो होता है बेटा, ये खाने को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है ना। मतलब जहाँ पे फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन या बैम्बू शूट आप ऐसे ही रख दो तो 2-4 दिन में ख़राब हो जाएंगे, लेकिन उसको ही फर्मेंट करो आप तो उसको सालों साल तक आप रख के धीरे धीरे खा सकते हो। ठीक है। ऐसे आपने अपने घर में भी देखा होगा
जो कैरिया होती है या मिर्च मिर्च होता है, लाल मिर्च या हरा मिर्च, उसको फर्मेंट किया जाता है तेल में एज वेल एज मसाले डाल के। इसकी वजह से हम बहुत देर तक उसे खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चीज। चीज किसने नहीं खाया होगा? जब भी आप बर्गर खाते हो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा चीज लेते हैं ना, तो वो ये वही चीज है। चीज अगर देखा जाए तो ये सबसे मोस्ट एंशियंट प्रोडक्ट में से एक माना जाता है ना। चीज जो है बेटा, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्रोडक्ट in which microbes are used. Microbes were used, है ना। तो चीज ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। जैसे ग्रीक के अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो भी चीज का कंजम्पशन करते थे बहुत सारे सालों साल पहले। ठीक है, अब चीज के अंदर आप अगर देखो तो एक है स्विस चीज, दूसरा है कौन सा, बैक्टीरिया, दूसरा है रेक्विफोर्डी चीज। अब चीज भी बहुत एंशियंट है। अब चीज भी क्या होता है, चीज किससे बनता है, याद रखना, चीज भी मिल्क से बनता है ना। मिल्क के अंदर आप अगर देखो तो केसिन रहता है। केसिन क्या है? केसिन याद रखना, ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसे। केसिन मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन को जब पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चीज कहते हैं। जैसे आपने पनीर खाया होगा, पनीर को भी कॉटेज चीज कहा जाता है, जो हम डेली खाते हैं ना पनीर। तो पनीर भी एक प्रकार का चीज ही है क्योंकि वो मिल्क से बनता है। ठीक है, अब चीज जो होता है, चीज इज ऑफ वेरियस टाइप्स। मतलब चीज जो है अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब ये अलग प्रकार की क्यों होती है? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ माइक्रोब यूज्ड। इसका मतलब चीज अलग अलग प्रकार की है बेस्ड ऑन व्हाट, टाइप ऑफ माइक्रोब यूज्ड। मतलब अलग अलग माइक्रोब यूज करोगे तो अलग अलग चीज मिलता है। जब हम अलग अलग प्रकार के माइक्रोब इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना, टेक्सचर, उसके बाद फ्लेवर, और साथ ही साथ चीज का जो है टेस्ट, ये तीनों चीजें क्या रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा माइक्रोब मैं इस्तेमाल करूंगा, उस चीज का एक तो टेक्सचर का मतलब उसका फील जबा पे, क्या वो बहुत स्मूथ है, क्या थोड़ा सैंड जैसा है, अलग अलग टेक्सचर रहता है, मतलब फील कैसा लगता है आपके टंग पे वो। उसके बाद उसका फ्लेवर, अरोमा, उसके बाद उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, थोड़ा खट्टा है ना। ये सभी जो टेस्ट है आपका, पंजेंट है, ये सभी टेस्ट जो है आपका क्या करेगा, डिफर करेगा। और ये हर एक चीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे देखो पहला चीज कौन सा है, स्वीस चीज है। स्वीस चीज जो होता है, आप अगर देखो तो एक चीज होता है जिसके अंदर बहुत सारा ऐसे होल्स देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये एक चीज होता है जिसके अंदर बहुत सारा आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे होल्स देखने को मिलता है। आपने टॉम एंड जेरी में इसे देखा होगा, राइट। ठीक है, अब ये होल्स क्यों होता है, बिकॉज यहां से जो है CO2 निकलता है,
और CO2 निकलने की वजह से आपको पता है कि बहुत सारा इसमें क्या रहता है, होल्स रहता है ना। तो स्विस चीज क्या होता है, इट इज चीज विथ लॉट ऑफ होल्स, है ना, चीज विथ लॉट ऑफ होल्स ड्यू टू क्यू, ड्यू टू रिलीज ऑफ व्हाट, CO2। अब इस चीज को बनाने के लिए, कौन सा, स्विच चीज को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। याद रखना इस बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, इसे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम शर्मानी कहा जाता है, शर्मानी। ओके, तो स्विच चीज इसका मतलब किसकी वजह से बनता है, एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है स्विच चीज को बनाने के लिए। ऐसा चीज होता है जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। दूसरा आता है रॉकफोर्टी चीज। रॉकफोर्टी चीज आप अगर देखोगे तो इसके अंदर आप देखो तो एक फंजा इन्वॉल्व होता है, और इस फंजाई का नाम क्या होगा, इस फंजाई का नाम पेनिसिलियम रॉकफोर्ट होता है। याद रखना, इसे पेनिसिलियम रॉकफोर्ट होता है। तो यहां पे ही देखो हमने दो चीज देखे, दो चीज में एक माइक्रोब था बैक्टीरिया, और एक माइक्रोब दूसरे चीज के लिए, कौन से, रॉकफोर्ट चीज के लिए कौन सा है, फंजा है। इसका मतलब क्योंकि यहां पे बैक्टीरिया यूज हो रहा है स्विच चीज में, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट अलग होगा। यहाँ पे क्योंकि फंजा इस्तेमाल हो रहा है, इसका भी टेक्सचर, मतलब रॉकफोर्ट चीज का टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बेटा क्या होगा, अलग होगा। आई होप कि यहां तक आपको जो है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूज, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे जो अब आप प्रोडक्ट देखते हो, मार्केट में देखते हो, तो इनको बनाने के लिए माइक्रोब का कैसा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। हमने तो अभी तक होम लेवल पे देखा, नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल लेवल पे देखेंगे। आई होप कि आज जो आपको पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम नेक्स्ट टाइम कल इसी टाइम में मिलेंगे विथ आवर नेक्स्ट lecture on what, microbes in industrial product. I hope you understood this lecture. I thank you all for joining for the lecture, and see you tomorrow. Bye.